हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में कि एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या होता है, क्या इसके मुख्य कैरेक्टर्स होते हैं और किस तरह से ये कायांतरण के द्वारा उसमें चेंजेस करता है। ठीक है, तो ये जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है ये हर्डमानिया का लार्वा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज से हम कॉर्डेटा पेपर फर्स्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं और इस सीरीज़ के अंदर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जो सबसे पहली यूनिट है कॉर्डेटा के अंदर, उसमें मुझे सबसे बेस्ट टॉपिक ये लगा जो कि ज़्यादातर टाइम पूछा जाता है एग्जाम में, एसिडियन टेडपोल लार्वा के सामान्य लक्षण क्या होते हैं या फिर मेटामॉर्फोसिस को समझाइए। तो जो एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ एसिडियन टेडपोल लार्वा के जनरल कैरेक्टर्स को हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर्डमानिया का लार्वा एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है। इसका जो सबसे पहले हमें संपूर्ण विवरण दिया दो साइंटिस्ट थे, सेबेस्टियन और दास, दोनों ने हमें बताया। अब हर्डमानिया के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जो विकास होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दो तरह के विकास होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो लार्वा अवस्था है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो विकास होता है उसके अंदर पाई जाती है। तो जो लार्वा पाया जा रहा है वो कौन सा लार्वा है? टेडपोल लार्वा हमें इसके अंदर दिखाई देता है। जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है ये एक मुक्त प्लावी लार्वा है, यानी कि फ्री स्विमिंग ये कर सकता है, तैर सकता है, फ्री होता है, यानी चल फिर सकता है। लेकिन जब ये मेटामॉर्फोसिस या फिर कायांतरण के बाद जब ये वयस्क में परिवर्तित हो जाता है, एडल्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये एक स्थानबद्ध रूप का जंतु है, यानी कि स्थानबद्ध पर ये आकर रुक जाता है, एक जगह पर स्थिर हो जाता है ये। तो अभी हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। क्या होता है कि हर्डमानिया का जो टेडपोल लार्वा है एक पारदर्शी लार्वा है, यानी कि ये इसके आर पार हमें दिखाई दे सकता है, ये पारदर्शी होता है। दूसरा, ये गतिशील होता है, यानी कि ये गति कर सकता है और इसकी जो लंबाई है वो 1.2 mm होती है, यानी कि 1.2 मिलीमीटर इसकी ओवरऑल लंबाई होती है। इसका जो संपूर्ण शरीर है एक पतले चोल या फिर टेस्ट कह लीजिए, कवरिंग कह लीजिए, उससे ढका हुआ होता है। और इसके अब हम एक एक कैरेक्टर्स की बात करते चलते हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको, डायग्राम ए और डायग्राम बी। डायग्राम ए हमें दिखाई दे रहा है इसकी डोर्सल सरफेस, यानी ऊपर से ये हमें कैसा दिखाई देता है, और डायग्राम बी हमें दिखा रहा है कि ये साइड से कैसा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसका कैरेक्टर है, हम इसकी बॉडी शेप देख लेते हैं। तो इसकी बॉडी शेप ओवल शेप होती है, यानी कि अंडाकार होता है, हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, टू पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट होता है इसका हेड और दूसरा होता है इसका टेल। हेड को ही ट्रंक बोला जाता है या फिर हिंदी में ट्रंक को ही धड़ बोला जाता है, और टेल यानी कि पूंछ, इसकी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगले की बात करें तो हेड की इसकी जो साइज़ है वो 0.3 मिलीमीटर है और इस पर 3 एडिसिव पैपिले पाए जाते हैं। एडिसिव जो पैपिले हैं उनको हिंदी में बोला जाता है आसंजक पैपिले, यानी कि ये इसको चिपकने में मदद करते हैं। इनका काम क्या है कि जब ये कायांतरण करेगा, ये जो टेडपोल लार्वा है, तो कायांतरण एक जगह पर स्थिर होकर ये करता है, यानी कि ये जो एडिसिव पैपिली है, मान के चलिए ये मैं यहाँ पर एक आधार इसको देता हूँ। जब ये कायांतरण जब इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये एक आधार से इन पैपिले के थ्रू चिपकेगा और चिपकने के बाद इसका मेटामॉर्फोसिस जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये जो पैपिले हैं इसको फिक्सेशन का काम करते हैं, इसलिए इनका एक और नाम है फिक्सेशन पैपिले। ठीक है, ये 3 होते हैं संख्या में, 1, 2 और ये 3 यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें, जिनमें से कि 2 साइड में लगे हुए होते हैं और एक बीच में लगा हुआ होता है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे पॉइंट में इसका क्या है कि धड़ के पृष्ठीय भाग पर एक खोखला एवं अंडाकार संवेदी आशय, सेंसरी वेसिकल को हिंदी में बोला जाता है संवेदी आशय या फिर ब्रेन। तो देखिए पृष्ठ और अधर सतह पर हमें एक ये खोखली संरचना दिखाई दे रही है, बाहर से जिसकी ब्लैक आउटिंग है और बीच में हमें इसमें कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये इसका सेंसरी वेसिकल है, हिंदी में संवेदी आशय या फिर ब्रेन कह लीजिए। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टू ऑसिली को बोला जाता है नेत्रक, यानी कि 2 नेत्रक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फोटोरिसेप्टर यानी कि प्रकाशग्राही इसके अंदर उपस्थित होते हैं। एंड 1 ऑटोसिस्ट, ये देखिए ये ओसिली हमें दिखाई दे रहा है, ऑटोसिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें क्या है कि इसके जो नेत्रक हैं वो नेत्र की तरह व्यवहार करते हैं। फोटोरिसेप्टर प्रकाशग्राही होते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है उस चीज़ का इसको अनुमान कराते हैं। और तीसरा जो एक ऑटोसिस्ट है, ये इसको बैलेंस बनाने का काम करता है कि ये लार्वा को पता चले कि मैं किस स्थिति में हूँ, कैसा मेरा बैलेंस सही भी है या गलत है। ठीक है, तो ये इसके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि संवेदी अंग होते हैं। इसके अलावा अब देखिए मैं यहाँ पर एक सेंसरी वेसिकल का डायग्राम यदि बनाऊँ तो देखिए ये एक आशय है। ठीक है, इसके अंदर ये जो खाली पोर्शन है, तो यहाँ पर बाहर की तरफ सेल्स बनी हुई होंगी। ठीक है, ये जो सेल्स हैं तो ये सेंसरी वेसिकल है। तो जो आगे की तरफ जो सेल्स का जो समूह है, कोशिकाओं का जो समूह है, कोशिकाओं का जो गुच्छा है, इसे बोला जाता है सेरेब्रल कोन। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है प्रमस्तिष्क शंकु। और जो पीछे की तरफ जो कोशिकाओं का समूह है इसे बोला जाता है विसरल गैंग्लिया या फिर ट्रंक गैंग्लियन,
ठीक है, ये चीज़ें, दो चीज़ें और हमें यहाँ पर समझनी है। अंतरंग गुच्छिका पीछे की तरफ जो पाई जाएगी अंतरंग गुच्छिका पाई जाएगी, और आगे की तरफ जो पाया जाएगा वो प्रेमस्तिष्क शंकु या फिर सेरेब्रल कोन पाया जाएगा। जो पीछे की तरफ ट्रंक गैंग्लियन या फिर अंतरंग गुच्छिका हमें पाई जा रही है, ये पूंछ के रूप में पूरी यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रही है, और पूरी जो ब्लैक ब्लैक लाइन हमें दिखाई दे रही है ये पूरी नर्व कॉर्ड के रूप में इसके अंदर दिखाई हमें देती है लास्ट तक। ठीक है, अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सेरेब्रल कोन और बेसल गैंग्लिया हो गया। पाँचवें पॉइंट में क्या है कि माउस है, माउथ की हमें यहाँ पर ओपनिंग दिख रही है, यानी कि ये जो माउथ की ओपनिंग है। इसके बाद इसकी एलिमेंट्री कैनाल किस किस में बटी हुई होती है, इसकी जो आहार नाल है वो आहार नाल किस किस में बटी हुई होती है। एक सक्रिय ब्रैंकियल साइफन में, ये ब्रैंकियल साइफन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से। लार्ज फेरिंग्स यानी कि एक लंबी ग्रसनी होगी, एक छोटी एसोफेगस यानी कि ग्रसिका होगी, यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो स्टमक आएगा, ये फूला हुआ जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ये स्टमक है। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे तो ये जो नली मुड़ रही है यहाँ स्टमक से, ये इंटेस्टाइन है इसकी। ठीक है, इसके बाद रेक्टम है, और रेक्टम के बाद ये एनस है जो डार्क पोर्शन है, और उसके बाद ये जो डॉटेड यहाँ पर कोश जो बन रहा है, ठीक है, ये जो डॉटेड कोश बन रहा है यहाँ पर, ये डॉटेड कोश इसका एनस है, और एट्रियम, सॉरी, ये जो डॉटेड पोर्शन है ये एट्रियम है, और एट्रियोपोर यानी कि बाहरी जो इसका छिद्र होता है, गुदा छिद्र, उसके द्वारा ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगले की तरफ छठे पॉइंट की बात करते हैं तो हार्ट एंड पेरिकार्डियम। तो इसका जो हृदय और पेरिकार्डियम है वो ग्रसनी के अधर तल पर स्थित होता है। तो ये देखिए ग्रसनी है, ठीक है, ये ग्रसनी थी हमारी, और ग्रसनी के अधर तल पे ये जो नोक सी निकल रही है हमें, ये क्या है, हार्ट रूडिमेंट, यानी कि हृदय यहाँ पर इसका उपस्थित होता है, और पेरिकार्डियम भी यहाँ पर उपस्थित होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो मीजेनकाइम सेल्स। मीजेनकाइम सेल्स क्या होती हैं कि एक्टोडर्म के नीचे पूरे शरीर के भाग में, ठीक है, पूरे शरीर के भाग में मीजोनकाइम कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर मीजोनकाइम कोशिकाएं पाई जाएंगी, और जो पीछे की तरफ यानी कि धड़ का जो लास्ट पोर्शन है यहाँ पर इनका एक गुच्छा पाया जाएगा। ठीक है, ये जो डॉटेड जो लाइन हमें, ये डॉटेड जो सेल्स दिख रही हैं इन्हें अनडिफरेंशिएटेड सेल या फिर मीजोनकाइम सेल्स कहते हैं। उसके बाद हमारा ये जो पोर्शन है यानी कि जो हेड वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम टेल पोर्शन की बात करते हैं। तो टेल पोर्शन में देखिए क्या चीज़ होता है कि टेडपोल लार्वा में प्रचलन अंग के रूप में एक मजबूत पारदर्शी पूंछ पाई जाती है। ठीक है, प्रचलन यानी कि कोई गमन कराने का कार्य कौन करता है, तो इसमें पूंछ गमन कराने का कार्य करती है। ये मजबूत होती है और ये भी पारदर्शी होती है। जिस पर भी कैसा आवरण पाया जाएगा, टेस्ट का आवरण पाया जाएगा, टेस्ट ऑफ द फिन। ठीक है, चोल इसके ऊपर भी चढ़ा हुआ होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी, 0.9 mm। ठीक है, हेड की कितनी थी 0.3 mm, और टेल की कितनी है 0.9 mm इसकी लंबाई होती है। और पश्च सिरे से ये नुकीली होती है, देखिए नुकीली है, ये निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पीछे से ये नुकीली होती है। और पूंछ को आधार प्रदान करने के लिए एक लंबी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। देखिए ये नोटोकॉर्ड है, इसके अंदर ये जो लाइन सी आपको दिखाई दे रही है, एक रॉड जैसी संरचना है जिस पर लाइनिंग्स बनी हुई है, वो इसकी नोटोकॉर्ड है, जो कि इसको क्या कर रही है, आधार प्रदान कर रही है। और एक और खासियत इस नोटोकॉर्ड की क्या है कि ये सिर्फ लार्वा स्टेज में पाई जाएगी। जब ये वयस्क हो जाएगा तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये आपकी विलुप्त हो जाएगी या फिर ये खत्म हो जाएगी नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज़ आती है, नोटोकॉर्ड हो गई, इट प्रेजेंट ओनली लार्वा स्टेज। 10वां पॉइंट आता है नर्व कॉर्ड, टेल फिन्स एंड मस्कुलर बैंड। अब क्या होती है इसके अंदर कि इसमें एक पृष्ठीय क्षेत्र पर खोखली तंत्र का रज्जु पाई जाती है या फिर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। देखिए नर्व कॉर्ड यहाँ कैसे दिखाई देगी, जो कि आपको ब्लैक जो लाइनिंग पूरी दिखाई दे रही है पीछे तक, ये खोखली संरचना है, ट्रंक गैंग्लियन से ये स्टार्ट होती है, और नर्व कॉर्ड पूरी पूंछ में ये हमें दिखाई देती है। ठीक है, और इसके बाद टेल फिन्स पाए जाते हैं। टेल फिन कैसे होते हैं कि पूंछ के पृष्ठ एवं आधार भाग में एक्टोडर्म से बने होते हैं, दो मजबूत। देखिए टेल के जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है हमें, ऊपर की तरफ, और सेम ऐसा ही पोर्शन हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या चीज़ें, ये दोनों फिन हैं। टेल फिन यानी कि पूंछ पर पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें टेल फिन्स या फिर पुच्छीय पंख कहा जाता है। और इसी के अंदर मस्कुलर बैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि मजबूत पेशियाँ, पट्टियाँ पाई जाती हैं, जो कि इसको मजबूती प्रदान करती हैं, और ये आसानी से ये जो टेडपोल लार्वा है ये गति कर सकता है। तो ये लार्वा के कुछ हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे। अब हम इसके हैबिट और हैबिटेट देखते हैं। तो देखिए लार्वा अवस्था है, ये अंडे, जैसे ही अंडा परिपक्व हो जाता है तो वो स्फुटन होता है अंडे का, और अंडे से स्फुटन होने के बाद लार्वा अवस्था यहाँ पर आ जाती है, और लार्वा एसिडियन टेडपोल लार्वा बाहर निकल जाता है। इसके अंदर दो कंडीशन बनती हैं। देखिए पहली जो कंडीशन है वो क्या बनेगी कि जैसे ही लार्वा स्फुटन के बाद बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, फोटो पॉजिटिव और जियो नेगेटिव। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये बनेगी। फोटो पॉजिटिव का हिंदी में अर्थ है प्रकाश वर्तिक
और दूसरा जियो नेगेटिव का हिंदी में अर्थ होता है भूमि आवर्तिक। देखिए मैं इसको सिंपल में समझाता हूँ आपको कैसे होगा कि फोटो पॉजिटिव, जहाँ कहीं भी पॉजिटिव हमें दिखाई देता है इसका मतलब वो चीज़ उसको प्रिय है। तो फोटो यानी कि प्रकाश के लिए पॉजिटिव लग रहा है तो ये प्रकाश से प्यार करेगा, यानी कि इसको ये चीज़ प्रिय है, ये इसकी तरफ भगेगा। तो जब ये स्टार्टिंग जैसे ही अंडे से बाहर निकलता है तो ये प्रकाश की तरफ भगता है, यानी कि ऊपर की तरफ भगता है। और जियो नेगेटिव यानी कि ये भूमि से दूर भगता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश अब समुद्र में यदि है ये है या नदी में ये है तो कहाँ इसको प्रकाश मिलेगा, ऊपर की तरफ इसको प्रकाश मिलेगा। जैसे ही ये थोड़े बहुत दिन घूम लेता है इसी अवस्था में, इसके बाद इसका जो मुख है वो बंद रहता है, ठीक है। ये जो मुख है यहाँ से बंद रहता है, किससे, टेस्ट से बंद रहता है, जब तक इसको 3-4 घंटे हो नहीं जाते हैचिंग के बाद, यानी कि स्फुटन के बाद 3-4 घंटे तक ये वैसे ही घूमता रहता है बिना भोजन के और वैसे ही जीवन बताता है स्वच्छंद रूप से। लेकिन जैसे ही इसको 3-4 घंटे हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर दूसरी कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि अब फोटो नेगेटिव हो जाएगा और जियो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब फोटो नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब ये प्रकाश से दूर भगेगा और भूमि की तरफ आएगा, यानी कि भूमि से अब प्यार करने लगेगा। तो अब ये ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आएगा और नीचे आते हुए डूबता हुआ नीचे पानी की तली में आके बैठ जाएगा, ठीक है। और तली में आके किसी भी आधार को पकड़ कर, ये जो फिक्सेशन पेपली इसके अंदर पाई जा रही है या आसंजक जो पेपली हैं इनके थ्रू ये किसी भी आधार से आकर चिपक जाएगा। जैसे मान के चलिए ये आधार है, ये चलता हुआ आया और ऐसे ही इसके जो एडिशिव पेपली हैं इनसे आकर ये जुड़ जाएगा पूरा, ठीक है, कंप्लीट आकर ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद यहीं से इसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद ये एक वयस्क अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये कैसे होता है इसका कायांतरण, जो मेटामॉर्फोसिस है इसका एक विशेष प्रकार का कायांतरण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण या फिर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।